सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं आप सबके? कैसे हो भाई सब लोग? तो जैसा आपको पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम अब एकदम करीब आ चुका है और 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आज 1 फरवरी हो चुकी है और ये अंतिम जो दिन है ये बहुत निर्णायक होते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज हम जिस पर वीडियो बना रहे हैं कि परीक्षा से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो क्योंकि कई बार हमने देखा है, हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी भी बच्चे का साल बर्बाद हो, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण कई सारे बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप निश्चित रूप से सफल भी होंगे। बस छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है, ठीक है? तो आपको पता है 4 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, बीच में कुछ दिन छुट्टी है, 25 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है और एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता है। अब यहां पर मुझे वैसे तो ऐसी उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी होगी। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अगर ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करी है, और ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस भी किस पे करनी है, या तो पीसी पे करनी है या लैपटॉप पे करनी है। मोबाइल पर तो आप लगाते होंगे, लेकिन कम से कम एक बार आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जाना है, पीसी पर या लैपटॉप पर, क्योंकि उससे आप वहां पे एकदम यूज टू रहोगे और आपको कुछ नया सा नहीं लगेगा। आपने मोबाइल पे टेस्ट लगाए होंगे, आपने प्रिंटेड टेस्ट पेपर्स पे आपने लगाए होंगे, लेकिन अगर लैपटॉप पीसी पर नहीं लगाया तो आपको थोड़ी दिक्कत वहां पे आ सकती है। तो आपके आसपास कोई कंप्यूटर लैब हो या कोई कैफे हो या कहीं पर भी आप जाके एक टेस्ट लगा लीजिए। जैसे विनर्स के आप स्टूडेंट हैं और इंदौर में है, तो आप विनर्स की कंप्यूटर लैब में आके लगा सकते हो। तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट कम से कम एक, और इससे ज्यादा लगा लोगे तो वो और अच्छी बात है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई? चलिए भाई, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट आप सब जरूर लगा लीजिए, क्योंकि वहां पर ना क्या होता है, हमें हर आंसर को सिलेक्ट करके सबमिट करना होता है। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें स्कीप करना होता है, उनको लास्ट में देखना होता है। तो वो सब चीजों की अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपसे ऑनलाइन रियल एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप कभी भी मॉक टेस्ट लगाते हो, हमेशा ये मानकर मॉक टेस्ट लगाओ कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो। ये मानकर लगाओगे आप हमेशा फायदे में रहोगे, क्योंकि रियल एग्जाम के पहले आपकी कई बार रियल प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? तो इसका ध्यान रखें। 1 घंटे का समय है और यूं 1 घंटा पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब पेपर शुरू हुआ और कब 50 मिनट 55 मिनट निकल गए और पता चल रहा है आखिरी के 5 या 10 मिनट ही बचे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 घंटा बिल्कुल पता नहीं चलता है। किताब आप पढ़ रहे हो ना, 1 घंटे में 10 बार हम घड़ी देखते हैं कि यार अभी 1 घंटा नहीं हुआ, लेकिन जब टेस्ट लगाते हैं या एग्जाम देते हैं तब 1 घंटा जो है 1 मिनट के बराबर होता है, बहुत तेजी से निकल जाता है। यह बात ध्यान रखिए, ठीक है? मैंने आपको इसके पुराने सेशंस में एक बात हमेशा कही है कि आपका एक तो हिंदी अधिकतर बच्चे सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश तो आप याद रखना ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें तो भाई आप टारगेट करके जाओ कि इसमें तो सब कुछ करके आना है ना? तो ये भी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये भी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा कि 40-40 नंबर बहुत बच्चे ले आते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में या हिंदी में। तो थोड़ा खुद पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है कि आप कर सकते हो, फुल मार्क्स ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो ये 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनका बहुत विशेष ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए तुक्का ज्यादा नहीं मारना है। जब बहुत ज्यादा डाउट हो या आपको ऐसा लगे कि ये आंसर हो सकता है, तभी लगाना। ऐसे नहीं कि ठीक है पूरा मुझे तो पूरे क्वेश्चन करके आने 80, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये वाली गलती नहीं करना। जरूरी हो या थोड़ा डाउटफुल हो या थोड़ा उम्मीद हो तो ही तुक्का मारना या अटेम्प्ट करना, अदरवाइज नॉट श्योर है तो उसको नहीं अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो आपके जो सही मार्क्स है वो खा जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग में इस बात का हमेशा ध्यान रखना और 1 घंटे को बहुत विशेष ध्यान रखना। इसीलिए मैं एक आदत सबको देता हूं, आपको एक हैबिट जरूर बनानी चाहिए और वो है टाइम मैनेजमेंट की। आप पहले से एग्जाम में ये डिसाइड करके जाओ कि किस विषय को कितना आपको मिनट्स देना है।
और वो आपकी प्रैक्टिस और आपकी हैबिट पर डिपेंड करेगा। मैं कुछ बता दूं वो हो नहीं सकता, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग लेवल है। आप खुद से तय करिए कि मुझे मैथ्स में इतना ही समय देना है, रीजनिंग में इतना ही देना है, इंग्लिश में इतना ही देना है, या हिंदी में देना है, या जीएस में। ये अगर तय कर लोगे बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। नहीं तो फिर कई बार गलती क्या होती है, मैथ्स में पता चल रहा है कि आधा घंटा मैथ्स में दे दिया, अब आधे घंटे में रीजनिंग भी करना है, जीएस भी करना है, हिंदी भी करना है, और यहां पर फिर आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसलिए पहले से तय करके जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने करा कि यार मुझे मैथ्स में 15 मिनट देने हैं। अब 15 मिनट से 16 मिनट जैसे ही हो, आपको मैथ्स को उसी हाल पे छोड़ देना है, तब जाके हर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए किसी एक सब्जेक्ट में टाइम लिमिट ओवर हुई, आप समझ लो कि वो दूसरे सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ क्षति पहुंचा के रहेगा, कुछ ना कुछ आपको वो लॉस करके जाएगा। इसीलिए हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइमिंग बांटकर चलना, और वैसी प्रैक्टिस अभी से करके जाओ। ये एग्जाम में नहीं करना होता है, जब भी आप टेस्ट लगाते हो पहले से टाइम डिसाइड करके रखो। और एक और बात आपको बताता हूं, अगर 60 मिनट का समय है ना, तो आप तो ये मानो कि आपके पास 50 मिनट ही है। आखिरी के 10 मिनट उन सवालों के लिए रोक के रखो जिनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, या जिनको थोड़ा सोचने की जरूरत है, जहां थोड़ा सा तुक्का मारने की जरूरत है। उन सवालों के लिए आखिरी के कम से कम 5 या 10 मिनट रखिए, क्योंकि ऐसे सवाल भी होते हैं जो थोड़े से सोचने पड़ते हैं, कैलकुलेशन में टाइम ले लेता है, उनको लास्ट में रखो। तो अगर आप ये मान के चलोगे कि पहले 50 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर आखिरी के 10 मिनट में जो कुछ बचा है, कुछ और नंबर्स पे काम करना है, उनको आप कर लोगे, ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपके लिए हमने एक और बहुत अच्छी लिस्ट बनाई है, ये सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, आपके बहुत काम की है। सबसे पहले ध्यान रखें, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, ठंड है, और इसके अलावा खाने पीने का ध्यान रखें। कुछ भी ऐसा ना हो जिससे आपके स्वास्थ्य पे असर पड़े, और इतनी जो अच्छी मेहनत आपने इतने समय में करी है उस पर असर पड़ जाए। हल्का सामान्य भोजन लें, एग्जाम सेंटर पर समय पर पहुंचना है, और एग्जाम सेंटर पर कभी भी पढ़ना नहीं है। एग्जाम सेंटर पे बिंदास होकर जाओ, उन बच्चों की तरह नहीं कि एग्जाम के अंदर जाने के पहले भी ऐसी किताब को और कॉपी को देखते रहते हैं कि ये भी पढ़ लूं। भाई जितना हो गया ठीक है, जो हो गया ठीक, जो नहीं हुआ तो भी ठीक। एग्जाम के वैसे तो एक दिन पहले भी नहीं पढ़ना चाहिए, बट अगर एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो एग्जाम वाले दिन छोड़ देना, मस्त बिंदास पेपर देने जाओ, रिलैक्स रखो अपने आप को, एंजॉय करो वहां के माहौल को, लोगों को देखो जो वहां पे पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने की गलती मत करना। कुछ भी आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फर्क और उल्टा पड़ जाएगा। जितने फ्रेश माइंड से जाओगे, जितने कूल माइंड से जाओगे, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस आएगा। तो एग्जाम के दिन एटलीस्ट उस दिन छोड़ देना, उस दिन मत पढ़ना, है ना। एडमिट कार्ड, पहचान पत्र साथ लेकर जाएं, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आप लेकर जाएं, नींद अच्छे से लें, मानसिक रूप से शांत रहें, टेंशन नहीं लेना है ना। हालांकि एग्जाम का एक टेंशन तो होता ही है, मेरे लिए, किसी के लिए भी कहना बड़ा आसान है कि टेंशन नहीं लेना यार, बढ़िया पेपर देने जाओ, लेकिन जिस पे बीत रही होती है उसको पता होता है। लेकिन ये एग्जाम का एक टेंडेंसी है कि कभी भी आपने स्कूल में एग्जाम दिया, आपने कॉलेज में एग्जाम दिया, या कोई भी परीक्षा आपने कभी दी है, आपने हमेशा महसूस करा होगा कि यार एग्जाम के टाइम पे टेंशन तो होती है, एक वो थोड़ा सा डर सा लगता है, बहुत सारे दिमाग में विचार आते हैं, नहीं हुआ तो क्या, मम्मी को क्या कहूंगा, पापा को क्या कहूंगा, दोस्त को क्या कहूंगा, इसको क्या, उसको क्या, बहुत सारे विचार आते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या, तो मुझे तो ये हर हाल में निकालना ही है। ठीक है, सबके साथ होता है, और क्योंकि इंसान के अंदर इमोशंस हैं, हम लोग मशीन तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं, जहां इमोशंस होंगे वहां इस प्रकार के थॉट्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी, लेकिन उसको हावी नहीं होने देना है अपने दिमाग पर। उसका असर हमारे परफॉर्मेंस पर, हमारे नॉलेज पर, हमारे टेस्ट पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक है, थोड़ी एंजाइटी है, थोड़ा सा टेंशन है, वो आपको ये समझना है कि यार नेचुरल है, एग्जाम है तो ये तो सब होगा ही, है ना। तो दिमाग पे नहीं चढ़ने देना है ना। अब मैंने आपसे एक चीज कही है कि हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 80 तक आपको हर हाल में पहुंचना है। आपकी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि मुझे सारे प्रश्न अपनी आंखों के सामने से कम एक बार तो उनको गुजारना ही है, वो अपने सामने से निकलने चाहिए। कई लोग ना एग्जाम में, मैं हमेशा एक बोलता हूं, जो एग्जामिनर है वो हमेशा एक टेक्निक का यूज करता है जिसको हम स्पीड ब्रेकर टेक्निक कहते हैं। पहला सवाल बहुत अच्छा, दूसरा सवाल बहुत अच्छा, तीसरा सवाल अच्छा, चौथा अच्छा, 5वें नंबर पे उसने एक ऐसा सवाल रखा, मैथ्स का मान लीजिए, कि बहुत कैलकुलेटिव। वो जानता है, आपका मन भी करेगा कि अरे ये सवाल तो मुझसे बन जाएगा, ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, ये तो मुझे हमेशा बनता है, लेकिन नंबर्स वो ऐसे डाल देगा
जहां पे आपको समय लग जाएगा, और यही एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है। आपसे प्रश्न बन रहा हो लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये बहुत टाइम ले लेगा, ये 5 मिनट 8 मिनट ले लेगा, छोड़ देना उसको उसी हाल पर। इसलिए मैंने कहा कि आखिरी के 5-10 मिनट इस नाम के रखो कि जो बचा उसको कर लेंगे। पहली आपकी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कैसे भी करके आखिरी तक पहुंचना है, जो जो बन सकता है वो करना है, जो नहीं बना उसको छोड़ देंगे। तुक्का नहीं मारना, श्योर नहीं है उसको छोड़ दो, बहुत ज्यादा टाइम कोई क्वेश्चन ले रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन आखिरी तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो स्पीड ब्रेकर से बचो भाई, ये जानबूझ के डाले जाते हैं, ये अनजाने में नहीं आते, ये जानबूझ के डाले जाते हैं। फिर एक और स्पीड ब्रेकर कैसा होता है, कभी कभी लगातार 3 से 4 सवाल कंटिन्यू कठिन दे देंगे, पूरा पेपर इजी है, बस 3-4 सवाल कुछ ऐसे जानबूझकर डाले, पहला जैसे ही वो सवाल आया नहीं बना, आपने कहा ठीक है लास्ट में देख लेंगे, सर ने बोला था, दूसरा देखा वो भी नहीं बना, तीसरा देखा वो भी नहीं बना, चौथा देखा नहीं बना। अब बच्चा टेंशन में आ जाता है, वो घबराने लगता है कि आज का पेपर कठिन, मैं तो अब मर गया, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो गया। और मम्मी पापा सबके चेहरे दिखना चालू हो जाते हैं, पता चल रहा है कि वो 3-4 सवाल जानबूझकर ऐसे डाले थे कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। तो 80 सवाल कभी कठिन नहीं आएंगे, पूरा पेपर कभी कठिन नहीं आएगा, पूरा पेपर कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। कुछ चीजें जानबूझकर कमजोर दिल वालों के लिए डाली जाती है ताकि तुम डिस्टर्ब हो, और तुम खुद, क्योंकि जो पद आपको मिलने वाला है वहां पे मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और अगर 4 सामान्य से सवाल आ गए और तुम इससे हिल गए तो कल को क्या दुश्मन को तुम संभालोगे, कहां से तुम बंदूक चलाओगे, इतनी देर में तो तुम्हें ही गोली मार देगा कोई, है ना। तो ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं, आपके नेचर को दिखाते हैं कि आप कितना जल्दी पैनिक हो जाते हो, कितनी जल्दी टेंशन ले लेते हो, कितनी जल्दी घबराने लगते हो, ये बातें होती हैं। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि तुम अभी दिल के कच्चे हो, कमजोर हो, तुम पेपर से बाहर हो जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है ना। तो घबराना नहीं है भाई, डटकर सामना करना है। कुछ सवाल होंगे, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कुछ कठिन है तो वो सबके लिए होगा ना, अगर आपसे नहीं बना, अगर कुछ ऐसा नया आ जाए जो पहली बार आया है, आज के पहले कभी नहीं आया, तो वो तो सबके साथ होगा ना यार, तुम्हारे अकेले के साथ तो हुआ नहीं है, सबके साथ हुआ है। टेंशन नहीं लेना, है ना। ना बने, आपका पहला टारगेट है जितने बने, 50 प्रश्न बने, 60 प्रश्न बने, पहले वो सब कर लो जिनके बारे में हम श्योर हैं कि ये तो एकदम पक्के हैं भाई, इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। आखिरी में 5 सवाल 10 सवाल 15 सवाल जो बचे उनको आखिरी में रिव्यू कर लो, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा समय बचाकर रख लो, है ना। आगे चलते हैं। रफ कॉपी पर जो प्रश्न नहीं बना उसे चिन्हित कर लो, बाद में आप उसको कर सकें। किसी प्रश्न को एक बार में पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बार प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये कला डेवलप करके चलो। इसके बाद आपको कई प्रकार के एनालिसिस मिलेंगे, एनालिसिस आप खूब देखिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा, जैसा हमेशा से होता रहा है, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आए इस साल भी वही आएंगे। आपको बस पहले दिन शिफ्ट में ये देख लेना है कि हां, सब यही बोल रहे हैं ना कि जैसा पेपर पहले आया था वैसे ही आया है, बस आपको एनालिसिस देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं जानने में इंटरेस्ट होना चाहिए कि 4 फरवरी की पहली शिफ्ट में क्या आया, दूसरी शिफ्ट में क्या आया, कौन से टॉपिक आए। पहली शिफ्ट वाले पता चल रहा है प्रायिकता पूछ लिया, या पता चल रहा है नंबर सिस्टम के सवाल ज्यादा पूछ लिए, तो अब नंबर सिस्टम पढ़ के चले जाओगे। भाई शिफ्ट वाइज एग्जाम्स में कब क्या आ जाए, किस शिफ्ट में किससे ज्यादा प्रश्न बन जाए, किसमें कौन से विषय को कम कर दें, ये बिल्कुल तय नहीं होता है। तो इसीलिए कभी इस बात की चिंता नहीं करना कि इस शिफ्ट में ये सवाल ज्यादा आए हैं तो अगली शिफ्ट में भी आएंगे, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक आएंगे। अब आपकी किस्मत में क्या है ये आप ही जानो, क्योंकि पूछा तो सब कुछ जाएगा ये आप मान के चलो, क्योंकि यार इतने दिन एग्जाम लेना है, सब कुछ ही पूछना पड़ेगा। तो किसी दिन कोई टॉपिक कम आएगा, किसी दिन कोई टॉपिक ज्यादा आ जाएगा। सिलेक्शन लेना है तो महत्वपूर्ण या आईएमपी ढूंढना बंद कर दो और इस बात पर फोकस करो कि हमें तो हर चीज के लिए तैयार रहना है, जो आ जाए वो सॉल्व करना है और वो सॉल्व करते आना चाहिए। शिफ्ट वाइज एग्जाम्स में यही दिक्कत है कि हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं और आखिरी में हर चीज पूछ ही लेते हैं। इसीलिए टेंशन नहीं लेना, है ना। वैसे भी एनालिसिस एसएससी का कोई करा नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के सवाल आए, इस बच्चे ने ऐसा कहा, ये कहा, तो आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। जान लो कि ठीक है यार, जैसा आता है वैसे ही आता है, छोड़ो एनालिसिस इनका, वैसे भी टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं लेना, तुक्के नहीं मारना है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। क्लियर है।
तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बाकी मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर जाओ, है ना, जिनको आप भगवान, जिस भगवान को आप मानते हैं उनसे बस इतना ही मांगो कि मुझे पेपर अच्छा करने की शक्ति दो, मैं, मुझे जो आता है, मैंने जो मेहनत करी है उस लायक रिजल्ट दो, है ना। भगवान से ये मत मांगो कि भगवान मैंने मेहनत तो नहीं करी लेकिन मेरा सिलेक्शन हो जाए, भगवान तुम्हारी अर्जी पहले ही खारिज कर देगा। भगवान से ये मांगो कि भगवान जो मैंने मेहनत करी है उसका फल मुझे मिलना चाहिए, है ना। तो मेहनत करी है तो वैसा फल मिले, मेहनत में कमी रह गई है तो मुझे वैसा फल मिले, मेहनत करी ही नहीं है तो भगवान मुझे कोई फल ना मिले तो ही बेहतर है, जिसने मेहनत करी है उसे मिले, है ना। भगवान से वो मांगो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। पढ़ा कुछ नहीं है और तुम बोलो कि मुझे सिलेक्शन दे दे, तो भगवान बोलेंगे भाई तुम बाजू हो जाओ, बहुत सारे हैं अभी जिन्होंने मेहनत करी है। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और बहुत अच्छे से पेपर आपका जाएगा। और अभी कई सारे लोगों को 15-20 दिन 25 दिन भी मिल रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ। अच्छा, कल रात को आपको 8 बजे के आसपास, कल रात को तो नहीं, कल शाम को हम आपको 7 बजे मेरा एक वीडियो में दूंगा कल शाम को, जिसमें एसएससी का मैथ्स का मैं मॉक टेस्ट आपको देने वाला हूं। कल शाम को 7 बजे यूट्यूब पे डल जाएगा। वो मॉक टेस्ट आप सब लोग जरूर देख लीजिएगा, तो उससे आपको काफी हेल्प होगी। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा कल शाम को 7 बजे, विनर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं डलवा दूंगा, तो वो आप सब लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और सब अच्छा जाएगा। अच्छा, ये जरूर होता है एग्जाम के पहले, जरूर लगता है कि पता नहीं, एक प्रॉब्लम आती है, सर मुझे तो कुछ याद ही नहीं रह रहा, मुझे तो लग रहा है कि जितना पढ़ रहे हैं वो कम है, जितना सब पढ़ा है वो भूल गए। लेकिन एग्जाम में जब आप जाओगे, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको मेरे शब्द याद आएंगे कि हाँ उस समय चीजें याद आ जाती हैं। तो जब प्रश्न सामने आता है, जब एग्जाम में हम होते हैं, तो अगर अच्छे से वास्तव में पढ़ा है सब याद आ जाएगा, लेकिन आज याद रखने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, है ना। बाकी करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जीएस, इनको बार बार रिवीजन करो, इनको ज्यादा पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ। भाई मैं आपकी जगह होता तो एक दिन में 2 या 3 टेस्ट लगाता, उनका शानदार एनालिसिस करता, देखता क्या नहीं बन रहा है, कहां गलती हो रही है, कहां सुधार की जरूरत है, उस पर मैं काम करता। तो 2 से 3 टेस्ट लगाओ। विनर्स के एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी है, विनर्स के एप्लीकेशन पर हर संडे हम आपको फ्री टेस्ट भी देते हैं, वो सब चीजों का